नमस्कार। आज हम देखेंगे भारतीय विधि में कब्जे की क्या स्थिति है। प्राचीन भारतीय विधि में भू संपत्ति का स्वत्व यानी जो टाइटल होता है वो व्यक्तिगत कब्जे पर आधारित था, यानी जिस व्यक्ति के कब्जे में वो संपत्ति है वही उसका स्वामी माना जाता था। कात्यायन जो हुए हैं उन्होंने कब्जे के दो प्रकार बताए हैं, स्वत्व रहित कब्जा और स्वत्व सहित कब्जा, पोजीशन विद टाइटल और पोजीशन विदाउट टाइटल। यानी और जिस व्यक्ति को स्वत्व रहित कब्जा है उसे उस वस्तु का स्वामित्व प्राप्त नहीं होता था। याज्ञवल्क स्मृति में यह उल्लेख मिलता है कि यदि कोई व्यक्ति यह देखता है कि उसकी संपत्ति या उसकी भूमि 20 वर्ष तक लगातार किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली जा रही है और वह उस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाता है, तो जो कब्जाधारी है उसको उस भूमि का स्वामित्व प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार नारद और गौतम पुराण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि भूमि पर 20 वर्ष तक लगातार और जंगम वस्तु यानी मूवेबल थिंग्स है उन पर 10 वर्ष तक लगातार यदि कोई व्यक्ति निर्बाध रूप से कब्जा धारण किए रहता है तो कब्जाधारी को उसका स्वामित्व प्राप्त हो जाएगा। भारत में इंग्लिश विधि लागू हुई थी, उसके परिणाम स्वरूप कब्जे के लिए का यानी कॉर्पस और धारणाशय यानी एनिमस, इन दोनों तत्वों का होना आवश्यक माना गया। भारतीय विधि में अभिरक्षा, कस्टडी और कब्जे में कोई भेद नहीं माना गया है। फिर भी यह निर्विवाद रूप से उभर कर सामने आया है कि संपत्ति संबंधी अधिकार तथा स्वत्व के यानी टाइटल के निर्धारण में कब्जे का जो है व्यावहारिक महत्व है, प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो कब्जे से जुड़ी हुई है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 145 में कब्जे के संरक्षण से संबंधित उपबंध किया गया है। 145 CRPC 1973 यह प्रावधान करती है कि जहां भूमि या जल से संबंधित किसी विवाद से परिशांति भंग होने की संभावना हो तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसी सूचना प्राप्त होने पर उस विवाद से संबंधित सभी पक्षकारों को आदेशित करेगा कि वे आदेश में उल्लेखित दिनांक एवं समय पर उसके न्यायालय में उपस्थित होकर कब्जे संबंधी अपने अपने दावे पेश करें। 145 की उपधारा 4 के अनुसार विवाद के पक्षकारों को सुनने के पश्चात तथा उनके जो साक्ष्य है उनको रिकॉर्ड पर लेने के पश्चात कार्यपालक मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेगा कि आदेश की तिथि को उन पक्षकारों में से कौन सा पक्षकार विवादित भूमि या जल जैसी भी यथास्थितियों पर काबिज था। यदि कोई अन्य पक्षकार काबिज पक्षकार को यानी कब्जाधारी को बलपूर्वक कब्जा छीनने के लिए प्रयासरत हो तो ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट धारा 107 के अधीन कार्रवाई करेगा। भारतीय विधि में भी कॉर्पस और एनिमस इनको कब्जा निर्धारण के लिए आवश्यक माना गया है। विधि की यह उपधारणा रहती है कि जिस व्यक्ति का विषय वस्तु पर कब्जा है यानी कब्जाधारी जो है वही वस्तु का वास्तविक स्वामी है। अतः यदि बेदखली के लिए वाद किया जाता है तो वादी को यह साबित करना होगा कि वह कब्जा धारण किए था और उस भूमि पर उसका हक जो है अवैध कब्जाधारी से यानी अतिचारी से बेहतर है। उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्णयों द्वारा इस बात को स्पष्ट किया है कि जो कब्जाधारी है वही विषय वस्तु का वास्तविक स्वामी माना जाता है जब तक कि दूसरा व्यक्ति उससे बेहतर उस संपत्ति पर उस विषय वस्तु पर अपना हक साबित ना कर दे। एक वाद है लल्लू यशवंत सिंह बनाम राव जगदीश सिंह। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मकान पर कब्जाधारी किराएदार अपनी जबरन बेदखली के लिए मकान मालिक के विरुद्ध वाद दायर कर सकता है। यदि किराएदार को जिसका उस किराए के मकान पर कब्जा बना हुआ है जो उसके भौतिक नियंत्रण में है उस पर उसे जबरन बेदखल किया जाता है उस मकान से, तो वह मकान मालिक के विरुद्ध वाद दायर कर सकता है।
इसी प्रकार एक अन्य वाद पूरन सिंह बनाम पंजाब राज्य में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहां कोई अत्याचारी भूमि पर स्थिर कब्जा सेटल्ड पोजीशन रखता हो तो उसे कानून की सम्यक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के सिवाय बेदखल नहीं किया जा सकता। उसे यह हक होगा कि वह उस भूमि के अधिकारवान स्वामी यानी जो वास्तविक स्वामी है उसके विरुद्ध भी अपना कब्जा बनाए रखे। इस प्रकार इस वाद में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कोई सदोष कब्जा भी किसी संपत्ति पर किसी विषय वस्तु पर कर लेता है तो वास्तविक स्वामी भी उसे जबरन बेदखल नहीं कर सकता। वास्तविक स्वामी के पास ये विकल्प है कि वह न्यायालय में उसके विरुद्ध कार्रवाई संस्थित करे और न्यायालय के माध्यम से वो कब्जाधारी से अत्याचारी से पुनः प्राप्त करें। एक अन्य वाद बिमला देवी बनाम प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि मकान के एक परिसर में मकान मालिक घरेलू कामकाज की कुछ वस्तुएं रखता है और वह स्वयं किसी दूसरी जगह पर नौकरी कर रहा हो, परंतु कभी कभी बीच बीच में घर पर आकर घर की संभाल कर रहा है, घर का संभाल रहा है, तो पूरी संपत्ति पर उसका ही कब्जा माना जाएगा और विधि के अंतर्गत वही उस परिसर का कब्जाधारी होगा, वही उसका स्वामी होगा। शेषमणि बनाम डिप्टी डायरेक्टर कंसोलिडेशन के वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिकूल कब्जे एडवर्स पोजीशन से संबंध में अभिनिर्धारित किया कि प्रतिकूल कब्जे के लिए केवल इतना मात्र साबित कर देना ही पर्याप्त नहीं होगा कि वह व्यक्ति भूमि पर कब्जा धारण किए हुए है, वरन उसे यह भी साबित करना होगा कि ऐसा कब्जा निरंतर है, निर्बाध है और अनन्य प्रकार से धारण किए हुए है। भारतीय विधि में यह एक उल्लेखनीय बात है, महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ आपराधिक दायित्व का जब निर्धारण किया जाता है तो उस समय धारणाशय यानी मानसिक तत्व पर मेंस रिया इस पर विशेष बल दिया जाता है, जिससे तात्पर्य सचेत कब्जा यानी कॉन्शियस पोजीशन से है। उसका मानसिक इच्छा भी उस कब्जे को बनाए रखने की होनी चाहिए, दूसरों को उस संपत्ति से अपवर्जित करने की मानसिक इच्छा भी आपराधिक दायित्व को निर्धारण करने के लिए आवश्यक है। संजय दत्त बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो मुंबई के वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणाशय यानी एनिमस की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि यद्यपि कब्जा शब्द में उससे पूर्व जानबूझकर विशेषण जानबूझकर शब्द नहीं लगाया गया है, फिर भी इसका संदर्भानुसार तात्पर्य कब्जा धारण किए रहने की वांछित मानसिक इच्छा से है। इस संदर्भ में एक और वाद प्रमुख है, प्रमाद रमाकांत खाड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य। इस वाद में अभियुक्त ने हथियार और गोला बारूद और कारतूस कै नामक एक व्यक्ति पर के घर पर उन्हें सुरक्षित रखने के लिए दिए। उसके बाद अभियुक्त की संस्कृति पर ही वह अवैध सामग्री कै के घर से बरामद किए गई। उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि हथियार, गोला बारूद और कारतूसों पर अभियुक्त का नियंत्रण बना हुआ था, इस प्रकार अभियुक्त का कब्जा ही उन विस्फोटक पदार्थों पर माना जाएगा। एक अन्य वाद बनोबी बनाम महाराष्ट्र राज्य। इसमें पति पत्नी एक ही मकान में रहते थे। जब उस मकान पर छापा मारा गया तो पति उसमें उपस्थित नहीं था उस समय और पत्नी उपस्थित थी और उस घर से चरस का एक पैकेट बरामद किया गया। इस वाद में न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट 1985 के अधीन पत्नी के साथ साथ पति को भी कब्जादारी मानते हुए दोनों को दंडित किया। इसी प्रकार अगर हम भारतीय दंड संहिता की बात करें तो उसकी धारा 441 अवैध कब्जे को अवैध हस्तक्षेप के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करती है। यह धारा संबंधित है आपराधिक अत्याचार क्रिमिनल ट्रेसपास से। आईपीसी की धारा 441 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर
जो किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में है, कोई अपराध करने के आशय से प्रवेश करता है या उसे कब्जाधारी को अभित्रस्त, अपमानित या शुद्ध करने के आशय से प्रवेश करता है या ऐसी संपत्ति पर विधि पूर्वक प्रवेश कर वहाँ कोई विधि विरुद्ध कार्य करता है तो उसे आपराधिक अत्याचार माना जाएगा। यानी किसी कब्जाधारी की कोई संपत्ति, कोई भूमि किसी व्यक्ति के कब्जे में है तो उस पर अपराध करने के आशय से प्रवेश करता है या उसको अपमानित, शुद्ध और त्रस्त करने के आशय से कोई पीड़ा पहुंचाने के आशय से प्रवेश करता है या उसका प्रवेश तो लीगल है, लीगल वे से प्रवेश करता है, परंतु वहाँ कोई विधि विरुद्ध इल्लीगल कार्य करता है तो उसको आपराधिक अत्याचार माना जाएगा। और धारा 447 के अधीन इस अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को 3 माह तक का कारावास या 500 रुपये अर्थदंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस प्रकार भारतीय विधि में भी इंग्लिश विधि की तरह ही कब्जे के लिए काय और धारणाशय, कॉर्पस और एनिमस, इन दोनों तत्वों को आवश्यक माना गया है, परंतु आपराधिक दायित्व के संबंध में धारणाशय को अधिक महत्व प्रदान किया गया है, जिसे मेंस रिया भी कहते हैं। और उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि कब्जाधारी को ही प्रथम दृष्टया उसका कब्जाधीन संपत्ति विषय वस्तु का स्वामी माना जाएगा और वादी को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वह कब्जाधारी से बेहतर हक उस विषय वस्तु पर रखता है, तभी उसको उस संपत्ति, उस विषय वस्तु का पुनः कब्जा दिलाया जा सकता है। और जो कब्जाधारी है, चाहे उसने सदोष कब्जा भी उस पर कर रखा हो विषय वस्तु पर, तो भी जो वास्तविक स्वामी है, अधिकारवान स्वामी है, वो उस कब्जाधारी को, सदोष कब्जाधारी को बेदखल अपने दम पर नहीं कर सकता। उसे न्यायालय में उसके विरुद्ध कार्रवाई संस्थित करनी होगी और न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार ही उस सदोष कब्जाधारी को बेदखल किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।